नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज 2-3 घटनाक्रम हैं, उनको मिलाकर के बातचीत करेंगे। देखिए, जब से ये दुबई में भारत और पाकिस्तान का मैच निपटा है और उसके साथ-साथ पाकिस्तानी टीम को भी जिस तरीके से निपटाया हमारे क्रिकेटर्स ने, वैसे तो इस मैच को लेकर के ही तमाम तरह की बातें हो रही थी, हो, नहीं हो, खेला जाए कि नहीं खेला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ दूसरे नेताओं के बयानों को भी ख़ास तौर से विपक्षी दल एक इको में जो इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम केवल उस तरफ का नहीं, इस तरफ का भी, अब तो दूसरा भी इकोसिस्टम बन गया है ना उनके मुकाबले के लिए। तो सब एक बात कह रहे थे कि जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर क्रिकेट भी नहीं होना चाहिए, खेल भी नहीं होना चाहिए। बात सही है अपनी जगह। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिनमें बंधे हुए हैं भारत भी और दूसरे देश भी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं हैं, वो खेलना मजबूरी है। लेकिन जो मैच हुआ, उसमें जिस तरीके से एक तरफा 7 विकेट से पाकिस्तानी टीम को हराया गया, बल्कि मैं कहूँगा रौंद दिया गया और मैच के बाद टॉस के समय भी कोई हाथ नहीं मिलाए गए दोनों कप्तानों के बीच में और मैच की समाप्ति के बाद भी हाथ नहीं मिले। जो क्रीज पर हमारे 2 बल्लेबाज थे, उन्होंने मैच फिनिश किया, पाकिस्तान को हराया और पवेलियन का रुख अख्तियार किया, उस तरफ चले गए। अब इसको लेकर के पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, शाहिद अफरीदी हों, शोएब मलिक हों या उनके बीसीसीआई के जो भी पीसीबी के जो भी चेयरपर्सन हैं, उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह की गाल बजाई कर रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है और इसमें किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। कई तरह की बातें शाहिद अफरीदी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत जो है वो नया इज़राइल बन रहा है, बनना चाहता है। अब ये उनके फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी रूप में निकलेंगे। दूसरा घटनाक्रम है कलकत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संयुक्त कमांडर्स की एक बैठक हुई है, जिसको लेकर के तमाम चर्चाएं अब हो रही हैं। बैठक की कुछ चीजें बाहर आ रही हैं, उनकी ना पुष्टि हुई है, ना खंडन हुआ है और बैठक में कुल मिलाकर के जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी समीक्षा हुई। प्रधानमंत्री ने सेनाओं की भूरी-भूरी प्रशंसा की। जो रणनीति तैयार की गई, जितने भी दिमाग, जितने भी साधन संसाधन लगे, रणनीति जो बनाई गई थी, जो सफल रही और जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन प्रोसीजर में है। कोई एक गलती उधर से नहीं हुई कि ऑपरेशन 2 हमें देखने को मिलेगा। सेनाओं की तैयारी क्या है, अगले 2 साल में क्या-क्या तैयारियां और होनी है, वो सब भी चर्चा का विषय रहे। जो आतंकवादी अभी पाकिस्तान में हैं, उनका कैसे खात्मा करना है, संभवतः उसकी भी रणनीति बनी है। एक आतंकवादी है मसूद इलियास कश्मीरी, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें वो जो यहाँ बैठे हुए लोग मांग रहे थे ना सबूत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे थे कि कितने विमान गिरे, 5 विमान गिरने की सच्चाई क्या है। तो ये जो इलियास कश्मीरी है, ये सबूत दे रहा है ऐसे गैंग को जो अपनी सेनाओं के पराक्रम पर सवाल खड़े करने के आदी हैं। वो वीडियो भी सुनेंगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ दोनों डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे सितंबर के अंतिम सप्ताह में। इसका क्या मतलब है, जरा ये भी जानेंगे।
और जो खौफ इस समय दिखाई दे रहा है मोदी का पाकिस्तानी चेहरों पर, ज़रा उसकी भी पड़ताल करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, तो चर्चा को आगे बढ़ाएँगे, उनको जोड़ लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो हम बात इसी की करेंगे, जो कलकत्ता में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संयुक्त कमांडर्स की बैठक हुई है, उसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें हैं और ये भी कि अब एसआईआर बंगाल में होना है। ममता बनर्जी की तरफ से तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, नहीं होने देंगे, कुछ इस तरह की धमकी दी जा रही है। कयास ये भी हैं कि अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनकी सरकार जाएगी। उनकी सरकार जाएगी तो जो उनके समर्थक चरमपंथी और कट्टरपंथी हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएँगे। ऐसे में एक कानून व्यवस्था की सिचुएशन वहाँ बन सकती है। तो कलकत्ता में कमांडर्स की बैठक बुला करके, जिसमें तीनों सेना प्रमुख, हमारे एनएस से, हमारे सीडीएस, हमारे डिफेंस मिनिस्टर सभी थे। ये बैठक करके एक संदेश और संकेत पश्चिम बंगाल को भी दिया गया है और बांग्लादेश को भी दिया गया है, जहां मोहम्मद यूनुस बैठे हैं। और देखिए खबर तो ये भी 28 खबर जुलाई 28 खबर जुलाई तो से ये भी लेकर के खबर तो ये भी आ रही है कि जो आतंकवादी अभी बचे हुए हैं, उनका भी काम तमाम करने के आदेश निर्देश जारी किए गए। 28 जी। जुलाई 2025 से सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के सुनवाई चल रही है। कल तक लास्ट सुनवाई हुई थी और अगली डेट लगी है 7 अक्टूबर। उससे अब तक ये स्पष्ट हो गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के इस आदेश के खिलाफ कोई इंटरिम आदेश देने नहीं जा रहा। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दी है पिटिशनर्स को जो इसके खिलाफ गए हैं। तो यानी बंगाल में भी अभी होके रहेगा। और कल भी ये बताया गया कि साहब ये बिहार में बड़ा गलत हो रहा है, चुनाव आयोग तो पूरे देश में करने जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को महत्व नहीं दिया और अब डेट लगी है 7 अक्टूबर। तो ममता बनर्जी को मालूम है कि अब इलेक्शन कमीशन से बच पाना संभव नहीं है। और पिछले महीने अगस्त में बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत को चुनाव आयोग ने बुलाया था, तलब किया था और कहा था ये 4 अधिकारी हैं, इनको सस्पेंड कीजिए, इनके खिलाफ एफआईआर कीजिए। तो सस्पेंड तो कर दिया, एफआईआर अभी तक हुई पता नहीं, ये भी जानकारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो आपने बात की, उसमें केवल नई बात यह है कि वो दिल्ली की बजाय कलकत्ता में हो रही है। और ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के मणिपुर दौरे के तुरंत बाद हो रही है। और मणिपुर में जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाने का, भारत को डिस्टेबलाइज करने का, इसको तो खुल करके बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद भी कह चुकी हैं कि अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा था कि बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसका कब्जा हमें दो, हम वहां पे एक अपना बेस बनाएंगे, चाइना के अगेंस्ट एक लिस्निंग पोस्ट बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश, बर्मा और मणिपुर की टेरिटरीज को मिला करके एक अलग देश, एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है। तो प्राइम मिनिस्टर और जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी जो अभियान चलाया कांग्रेस ने जुलाई 2023 से मणिपुर को लेकर के, और निहायत घटिया और गैर जिम्मेदार राष्ट्र विरोधी आरोप लगाए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि वहां पे महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, और पीएम वहां नहीं जा रहे हैं। और लोगों को चूंकि संदर्भ की, इतिहास की जानकारी नहीं होती है, तो विपक्ष द्वारा जो भी झूठ परोसा जाता है कि संविधान खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, वोट चोरी हो गई, तो बड़ी संख्या में लोग उसके ऊपर सहज मान लेते हैं, हाँ ऐसा हुआ होगा। प्राइम मिनिस्टर की के दौरे में जो वहां उन्होंने कहा, और जितने लोगों से मिले, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे जो हीलिंग टच दिया है, जो घाव पे मलहम लगाया है, और उसका वहां बड़ा व्यापक असर हुआ है। और जो लोग मणिपुर का इतिहास जानते हैं, मणिपुर में ये समस्या लगभग पिछले 50 साल से चल रही है, कोई नई बात नहीं है। वहां पे समस्या शुरू ही इसलिए हुई है
कि वहां की बीजेपी सरकार ने जो अफीम की खेती होती थी करीब 40,000 हेक्टेयर में, उसको 90% खत्म कर दिया है। और जो वहां पे जो कुकी ट्राइब है, एक मेटी है जो सनातन धर्मी है, हिंदू है, और कुकी जो है उसमें बड़ी संख्या में लोग आके बसे हैं बर्मा से, और उसमें ज्यादातर ईसाई हो गए हैं। और वो जो हजारों करोड़ रुपए की जो वहां अफीम बनती थी, और मणिपुर की जो जो ड्रग का नाम ही म्याऊ म्याऊ है, MEW, तो वो जो है उसका वो भारत में बड़े पैमाने पे पहुंचती थी। उस ड्रग के ऊपर भी बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ दिल्ली में, नोएडा बॉर्डर पे अभी 1 साल पहले करीब 1200 करोड़ रुपए का कंसाइनमेंट पकड़ा गया था। तो जिस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मणिपुर एक चुनौती बना हुआ था, एक खतरा बना हुआ था, और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने टैक्टफुली उसको हैंडल किया है, मामले को ठंडा किया है, और लोगों को वहां की मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित किया है, ये सारे काम एक नरेंद्र मोदी जैसा ही जो जो व्यक्ति एक धैर्य के साथ अ, हर हर विषय पे निगाह रखते हैं, और समझते हुए निर्णय करते हैं, और जिन्होंने मोदी जी की कार्यशैली को देखा वही इसको समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने जुलाई 2023 से लेके कल तक कितने गंभीर और कितने गैर जिम्मेदार आरोप लगाए हैं, ये, और आपको याद होगा ये लोग लास्ट ईयर जो है एक डेलीगेशन भी गया था, सारे जो आपका ये जो जिहादी अलायंस है, इंडी अलायंस के MPs का, और ये लोग गए थे वहां, इम्फाल घूम के लौट आए थे। लेकिन क्या ये लोग कभी कश्मीर गए जहां से 20 लाख हिंदू मार के बाहर निकाल दिया गया? क्या ये लोग इस साल वहां भी गए थे, मुर्शिदाबाद, जहां पे पश्चिम बंगाल में इतनी भयानक एंटी हिंदू वायलेंस हुई थी, हिंदुओं के घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, हत्या की गई, कोई कोई गया वहां? एक बयान तक नहीं जी आया, जी जाना तो जी। बहुत बहुत दूर की बात है। लेकिन ये जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ा क्लियर मैसेज है टू द बांग्लादेश एंड टू द चाइना। और ये हमें समझ लेना चाहिए कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर पिछले महीने जो 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 चाइना गए थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में, उसको लेकर के भी विपक्ष द्वारा बहुत ही गैर जिम्मेदार टिप्पणी की गई थी कि इंडिया ने तो चाइना के सामने घुटने टेक दिए, जाके मिल गए, अमेरिका से डर गए। लेकिन चाइना जाना भारत के प्रधानमंत्री के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि अमेरिका के लिए ये संदेश देना था कि हम आप पे निर्भर नहीं हैं, हम अपने हित के सारे निर्णय जो हैं वो अपने हितों के अनुसार करेंगे, हम किसी भी थर्ड पार्टी के दबाव में नहीं आएंगे। और प्राइम मिनिस्टर की चाइना विजिट का बहुत असर हुआ अमेरिका में, जब दुनिया ने देखा कि पुतिन, मोदी और जी जिनपिंग एक साथ खड़े हुए हैं, उसके बाद से ट्रंप के स्वर जो है नर्म होने लगे। और आज दिल्ली में उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अध्यक्षता में एक टीम दिल्ली लैंड कर गई है, और आज छठवें राउंड की बातचीत दिल्ली में हो गई है। वो एक दिन की यात्रा में थी, आज वो बात हो गई है, कल वो टीम लौट जाएगी। तो हमें ये सारी चीजों को वाइडर, ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। और हमारी जो हमारे मीडिया ने, विशेषकर टेलीविजन चैनल ने, हर मुद्दे का को चर्चा करने का, विश्लेषण करने का एक ही आधार है, चुनाव, वो है चुनावी राजनीति। मोदी वर्सेस कांग्रेस, मोदी वर्सेस लेफ्ट, मोदी वर्सेस समाजवादी पार्टी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। हमें ये जो हमारे ऊपर जो साल में 12 महीने चुनावी बुखार रहता है, हमें इससे मुक्त होना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अपोजिशन का जो अब तक का जो बिहेवियर है, जो आचरण है, जो जो उनका रवैया है पिछले 11 साल से, वो राष्ट्र विरोधी है, देश का नुकसान होना चाहिए। चाहे बीजेपी का नुकसान, मोदी का नुकसान और देश का नुकसान, उनको इससे कोई असर नहीं पड़ता। आज तक वो ये नहीं बता पाए कि 1 साल दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन के नाम पे जिहाद किया गया, उन 3 कृषि कानून से किसको क्या समस्या थी, लेकिन देश का एक जरा नुकसान तो हुआ ना। तो ये वीरेंद्र तो जी, ये जो मीटिंग थी बहुत महत्वपूर्ण थी, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग कलकत्ता में। और ये पूरे दुनिया को, बांग्लादेश को, मणिपुर को, चाइना को, और जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो सक्रिय होने का प्रयास कर रही हैं मणिपुर में, उनके लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज था उसमें कि भारत तैयार है, अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। एक जरा वीडियो देख लेते हैं। महमूद इलियास कश्मीरी, मसूद इलियास कश्मीरी, हम्म। ये चीख चीख करके बता रहे हैं पाकिस्तानियों को भी, हिंदुस्तानियों को भी,
कि किस तरीके से मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों का रेजा रेजा बिखर गया। सैनिक की हमारी सेना की कार्रवाई जरा सुन लेते हैं। गर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, यानी पुष्टि कर रहे हैं वहां के आतंकवादी के भारतीय सेना की कार्रवाई में किस तरह मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए, खुद ही पुष्टि कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत लोग हैं जो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े कर रहे थे बहुत बेशर्मी के साथ, और प्रधानमंत्री से पूछ रहे थे कि हमारे कितने विमान गिरे। उनकी दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि कितने आतंकी ठिकाने आपने ध्वस्त किए, हमारी सेना ने ध्वस्त किए, या कितने पाकिस्तानी विमान गिराए गए, या उनके रडार, उनका एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह तबाह किया गया। वो इस तलाश में थे कि कोई हमारा राफेल वगैरह गिरा है क्या, ताकि हम वितंडा खड़ा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने की कोशिश करें। लोग ये भूल गए हैं, जब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भारत के सेकुलर कम्युनिस्ट ये भी कह रहे थे कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तान में सिविलियंस की मौत हो रही है। लेकिन भारत में जो है पिछले 35 सालों में कश्मीर में, पंजाब में 40 सालों में कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। क्या कभी आपने सुना कि ये जो आपके लेफ्ट और सेकुलर लोगों ने कभी इस पे आपत्ति की हो? ऑपरेशन सिंदूर के समय उनको ये भी आपत्ति हो रही थी कि पाकिस्तान में जो है निर्दोष सिविलियंस मारे जा रहे हैं। और किस तरीके, और एक बात यहाँ ये भी याद दिला दूं मैं आपको, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है, एक चाइना, एक पाकिस्तान और एक हमारे घर के अंदर बैठे आस्तीन के सांप। ये आधा नहीं, अब ये पूरा हो गया है। और इसका प्रमाण आज ही मिला है जब पाकिस्तान के क्रिकेटर ने, जो आपका अफरीदी है क्रिकेटर पाकिस्तान का, बैट्समैन था या उसका बयान आया, उसने आज राहुल गांधी की बहुत तारीफ की है और कहा है कि जो है राहुल गांधी का जो स्टैंड है वो बड़ा सकारात्मक है, बड़ा पॉजिटिव है, और नरेंद्र मोदी तो हमेशा हिंदू मुस्लिम के नफरत की पॉलिटिक्स करते हैं। या ये कांग्रेस की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है पाकिस्तान में, इसका प्रमाण आ गया है। और बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है आज की कांग्रेस का नाम आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस होना चाहिए। ये बात आ गई है आज। ये तो ये सब जो हो रहा है इसको लोगों को विस्तार से समझने की जरूरत है। और भारत के अंदर भी ये कम्युनिस्ट और जिहादी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमेशा इनको, इन दोनों को शिकायत केवल हिंदुओं से है, सनातन धर्म से है, भारत के प्राचीन मूल्यों से है। और इनको सनातन धर्म में केवल एक ही इंटरेस्ट है, अरे यहाँ तो बहुत जातिवाद है, यहाँ तो दहेज चलता है, यहाँ तो स्त्रियों को आजादी नहीं है, बस इनको ये दिखता है। लेकिन इनको ट्रिपल तलाक को हलाला और एक आदमी 5 पत्नियां रखे पाकिस्तान में, ये उनको दिखाई नहीं पड़ता है। अफगानिस्तान में अभी पिछले महीने भूकंप आया, वहां हजारों महिलाओं की मौत केवल इसलिए हो गई कि वहां के इस्लामी लॉ के मुताबिक जो रेस्क्यू टीम का जो अधिकारी है, जो टीम के लोग हैं, वो पराई स्त्री को छू नहीं सकते। वो महिलाएं मलबे के नीचे दबे दबे मर गईं, उनको कोई राहत नहीं मिली। लेकिन उन महिलाओं को बाहर निकालने का अधिकार केवल या तो उनके पति को है, या उनके पुत्र को है, या कोई करीबी रिश्तेदार को है। रेस्क्यू टीम के लोगों को उनके पास जाने नहीं दिया गया। ये कभी कम्युनिस्टों को, जिहादियों को दिखाई नहीं पड़ेगा। उनको सारी बुराई, सारा जो महासागर गंदगी का है, उन्हें खाली दिखता है सनातन धर्म में और हिंदुओं में, और कुछ नहीं है। डीएमके का
का मुख्यमंत्री का बेटा स्टालिन कहता है कि सनातन धर्म जो है कोढ़ है, मवाद है, कोरोना वायरस है, एचआईवी एड्स है, जितने गंदे विशेषण हो सकते हैं उसने दिए। क्या कांग्रेस ने इसकी आलोचना की? नहीं की। तो ये अभियान, ये जो आपका जो जो घर के अंदर जो आस्तीन का सांप का जो है, जो फुल फ्रंट हो गया है, वो ऐसे ही कार्य करेगा। और आने वाले 10 साल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी बने रहें, इनके आचरण में, इनके कार्यकलापों में कोई अंतर नहीं आने वाला। जी। आपकी आवाज भी नहीं आ रही। जी, एक और सूचना ये मिल रही है कि यूएन असेंबली में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और उनके साथ इस बार आर्मी चीफ भी जा रहे हैं। आमतौर पर तो आसिम मुनीर भी जा रहे हैं, ये खबर आई है। आर्मी चीफ तो आमतौर पर नहीं जाते हैं यूएन असेंबली में, लेकिन उनका मकसद दूसरा है। सुन ये रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ को बुलाया है और प्रधानमंत्री को भी इस बार साथ बुलाया है। तो ये क्या मसला है साहब, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने साउथ एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है, जो भू राजनीति है, और जो नूर खान एयरबेस पे जो हमला किया गया रावलपिंडी में, जो अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स थे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे, और जिसको पिछले 50 साल और खास करके 98 में जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ये प्रचार किया जा रहा था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। वो पाखंड जो है ऑपरेशन सिंदूर ने ध्वस्त कर दिया। और अगर लोगों को याद हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत साफ कहा था कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के पाखंड को समाप्त कर दिया है। तो उसके चलते जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में और जो जो परिवर्तन आया है, और जिस तरीके से अमेरिका का प्रेसिडेंट जो केवल देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलता है, वो एक बार अलग से लंच होस्ट कर चुका है आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान में 2 महीना पहले, और दोबारा फिर अब ये जा रहे हैं। आप बताइए, जिस पाकिस्तान में कहने को इलेक्टेड गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो ट्रंप जो है इलेक्टेड पीएम के बजाय वहां के आर्मी चीफ से मिल रहा है, और दोबारा मिल रहा है। तो केवल ये केवल और ये जो दोबारा मीटिंग होने जा रही है, इससे बिल्कुल साफ है कि अमेरिका की भारत पे दबाव बनाए रखने की नीति पे वो भी कायम है। और अमेरिका की नीति में जो परिवर्तन आया है 8, 9, 10 तारीख के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, और अमेरिका दबाव बनाए रखेगा। और पाकिस्तान को एज ए लेवरेज वो इंडिया के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 5 दशकों से वो आज भी कर रहा है। 71 में भी किया था, आपको याद होगा। पाकिस्तान का बंटवारा रोकने के लिए अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भेजा था बे ऑफ बंगाल में, लेकिन चूंकि रूस की न्यूक्लियर सबमरीन आ गई, तो उनको वहां से लौटना पड़ा था। और वो अंततः पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश बन गया। और आज से नहीं, पिछले 45 सालों 40 सालों से पूरा ये यूरोप और अमेरिका के समर्थन से ही तो कश्मीर में आतंकवाद का आंदोलन चल रहा है। किसने चलाया जो हजारों लोग मारे गए हैं? 80 का दशक है, 90 का दशक है, और बाकी जो है ये पिछले 25 साल। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335 को हटा करके जिस तरीके से जिहादी आतंकवादी जो इकोसिस्टम था उसको कश्मीर वैली में ध्वस्त किया है, उसके चलते तो काबू में आए हैं। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के जो प्रयास है कि वहां पे आग लगाने के प्रयास में कोई कमी नहीं आई है। ये पहलगाम ऐसी थोड़ी हो गया। या जो कश्मीर की जो हजरत बल दरगाह है श्रीनगर में, वहां पे जिस तरीके से अशोक के लाट के चिन्ह को पत्थर मार के तोड़ा गया है, ये क्या मामूली घटना है? ये कोई सामान्य घटना है? ये बाकायदा जो है ये सोची समझी एक स्ट्रेटजी की तहत काम हुआ है कि भारत सरकार को ये संदेश दिया जा रहा है कि अभी हमारी ताकत कम नहीं हुई है। हम अभी भी बहुत खुराफात बवाल करने की ताकत रखते हैं। लेकिन भारत सरकार ने एज यूजुअल बहुत संयम से काम लिया है, इसलिए कुछ आपको नहीं लग रहा है। लेकिन समय आने पे उसका भी हिसाब किया जाएगा। हिसाब हर चीज का होगा।
कोई छूटने नहीं पाएगा, ये आप जान लीजिए। नरेंद्र मोदी जी के दरबार में माफी किसी की नहीं है। अगर आपने अपराध किया है तो दंड भुगतना होगा आपको। और ये जो नई कंट्रोवर्सी शुरू कर रखी है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने, शाहिद अफरीदी हो, शोएब मलिक हो, वहाँ का एक मंत्री है तरार करके, अताउल्ला करके वो नाम उसका है। इशाक डार। तो ये सब क्यों इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं क्या? एक तो मैच हार गए और वो भी बहुत बुरी तरह हार गए, ऊपर से जो अंतिम जोड़ी थी हमारी क्रीज पर, जिन्होंने शानदार तरीके से मैच जीत करके पाकिस्तान को एक तरीके से उसके अहंकार को मिट्टी में मिलाया, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया। आमतौर पर जीतने देखिए, वाली टीम हारने वाली टीम से हाथ मिलाती है। क्रिकेट मैच का जो परिणाम है उसमें मेरी बहुत रुचि नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है और जिस तरीके से शिवसेना को जो कभी बंबई में पाकिस्तान के टेस्ट मैच के खिलाफ बॉम्बे के स्टेडियम की पिच खोद दिया करती थी, आज वही शिवसेना जो है बीजेपी को राष्ट्रवाद याद दिला रही है। असली मुद्दा यह है, जो एक कहावत है, हेड्स आई विन टेल यू लूज, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे पिताजी का, ये कुल है। अगर भारत ये कहता कि हम एशिया कप में नहीं खेलेंगे, तो यही कांग्रेस के लोग कहते कि कांग्रेस की बीजेपी की एंटी मुस्लिम नीतियों के चलते भारतीय क्रिकेट का बहुत नुकसान हुआ है और भारत एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के बाहर हो गया। और ये भी कहते हैं कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भारत सरकार की मोदी की एंटी मुस्लिम पॉलिसी के चलते हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। तब ये लोग ये कहते, और चूंकि भारत ने जाके वो खेला, तब कह रहे हैं कि साहब आपने जो है पुलवामा के शहीदों का अपमान किया। तो ये जो है, इनको कुछ ना कुछ, इनको जो है नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ हमेशा एक मुद्दा चाहिए, सच हो या झूठ। और इनकी जो और जिस रणनीति पे चल रहे हैं, वहां पे कभी इंटेलेक्चुअल लेवल पे वैक्यूम नहीं होना चाहिए, कभी मुद्दों की कमी नहीं होना चाहिए। जुलाई अगस्त इन्होंने निकाल दिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में, वोट चोरी यात्रा निकाली। नवंबर में बिहार के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, देखिएगा अब फिर अब नए मुद्दे पे इनको देश में क्या बवाल करना है, इसकी तैयारी हो रही है। वो अगली तैयारी होगी, जो लोकसभा की सीटों का परिसीमन होने जा रहा है, डिलिमिटेशन होने जा रहा है, अब उस पे ये झूठ फैलाएंगे। और इनका वोट चोरी का मामला चला नहीं बिहार में, 60 लाख लोगों के वोट काटे गए, 60 लोग छोड़िए, 6 लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। और आज जो है, जो जैसा मैंने भी कहा, अफरीदी का बयान आ गया है। वो दुबई, वो मैच दुबई में हुआ था कि शारजाह में हुआ था? दुबई में। दुबई में। तो अब और उस दुबई को मैच को लेकर के अफरीदी का बयान आया है, उसने राहुल गांधी की बहुत तारीफ की है और नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। तो इनको जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम की आग को जीवित रखना है। अगर 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 नहीं खेलते तो कहते हैं कि मोदी एंटी मुस्लिम है, खेलने चले गए तो कहते तुमने शहीदों का अपमान किया पुलवामा का और कुछ पैसे कमा लिए। ये इनके पास मुद्दा नहीं है, इनको रोज जो है, इनको संवाद नहीं विवाद चाहिए, इनको वितंडावाद चाहिए, इनको वितंडा खड़ा करना है, इनको समाज में किसी ना किसी मुद्दे पे सामाजिक तनाव बनाए रखना है। वो जाति के आधार पर हो, मजहब के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, इनको बवाल करना है, बस ये इनकी समस्या है। अब ये मैच हो गया, अभी कल शांत हो गए, अभी सोचेंगे अब कल क्या उठाएं। इनको रोज एक मुद्दा चाहिए। पिछले 11 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, हर हर दिन एक नया वितंडा मुद्दा इनको खड़ा करना है, और वही हो रहा क्रिकेट मैच को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।